हेलो ई सरलाइट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का ई सरल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन का चैप्टर है दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। और ये कोल और पेट्रोलियम किस प्रकार से हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे इनकी माइनिंग होती है, यानी कहां से ये मिलते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं, और ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं इनके, उस पर बात करने वाले हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सब लोगों ने पावर प्लांट्स देखे होंगे, थर्मल पावर प्लांट, जहां से क्या होता है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इस इलेक्ट्रिसिटी से हमारा ये जितना भी कार्यक्रम है ये पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हमारे कूलर चलते हैं, फ्रिज चलते हैं, लाइट्स चलती है और सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से। आजकल तो व्हीकल भी इलेक्ट्रिसिटी से आ गए। तो वो जो थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर कोल को बर्न करके हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो कोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, हम अगर थोड़ा सा दूर जाते हैं तो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम की जरूरत होती है। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स यूज होते हैं, चाहे वो बस है, चाहे वो कार है, चाहे वो बाइसिकल है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो कोई दूसरा ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, वो पेट्रोलियम से रन हो रहे हैं। पेट्रोलियम में आता है आपका पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये सारी चीजें। तो यानी कोल और पेट्रोलियम हमारी लाइफ के इसेंशियल पार्ट है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम जानेंगे रिसोर्स के बारे में कि रिसोर्स क्या होता है। देखो, एक ऐसा कोई भी मटेरियल जो हमारे लिए एक बेसिक नीड की तरह काम करता है, मतलब जो हमारी एक बेसिक नीड को कंप्लीट करता है, वो हमारे लिए रिसोर्स हो गया। जैसे एयर है, एयर हमारी लाइफ के लिए एक बेसिक नीड है, क्योंकि एयर नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। तो एयर एक रिसोर्स है। सिमिलरली जैसे वाटर है, वाटर भी एक रिसोर्स है। वाटर के बिना हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमारी बेसिक नीड है और इसको सेटिस्फाई करने वाली कोई भी चीज हमारे लिए एक रिसोर्स होती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि रिसोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं। रिसोर्सेज एक हो सकता है नेचुरल रिसोर्स, एक हो सकता है आर्टिफिशियल और मैनमेड रिसोर्स, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनको आदमी खुद जनरेट करता है, खुद बनाता है, प्रोड्यूस करता है, दैट आर मैनमेड, और जिनको नेचर से डायरेक्टली वो ऑब्टेन करता है, दोज आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में ज्यादा हमारा फोकस रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज पर। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आप एग्जांपल देख सकते हैं, एयर जो हमें नेचर देती है, वाटर नेचर से मिलता है, सॉइल। अब लोगों को लगता होगा सॉइल हमारे किस काम की है। तो जिस ग्राउंड पर हम यहां पर हमारा घर बनाकर एक छत्र छाया बनाकर रह रहे हैं, वो ग्राउंड हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो ग्राउंड सॉइल से बना हुआ है। फिर सॉइल का दूसरा यूज ये है कि हमारे बेसिक जो जीवन है उसमें हम वेजिटेबल्स खाते हैं, जिसमें हम क्रॉप्स के बारे में बात करें, जैसे वीट हो गया हमारे लिए, जो हमारे बिल्कुल बॉडी की जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, उसको कंप्लीट करता है। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारे सॉइल में तो ग्रो होते हैं। तो सॉइल भी हमारे लिए एक तरह का रिसोर्स है जो नेचर से हमें मिलता है। ऐसे और भी कई सारे रिसोर्सेज है, जैसे सनलाइट जो कि सन से मिलता है, सन इज पार्ट ऑफ नेचर। वुड्स जो होती हैं वो नेचुरल, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे मिलती है हमें, तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। वुड की हेल्प से हम खाना पकाते हैं। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पल्सेस हैं, और कई सारे और भी चीजें हैं। जैसे कोल है, अब कोल भी हमें नेचर से ही मिलता है। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल भी हमें नेचर से ही मिलता है। तो हमारा मोर ऑफ जो फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो कोल और पेट्रोलियम पर रहेगा कि ये रिसोर्सेस कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और क्या इनका आगे का प्रोसेस है, क्या इनकी एप्लीकेशन है, उन पर अपन बात करने वाले हैं। कुछ और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, मिनरल्स। मिनरल्स में आपने देखा होगा जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं लोग, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ये कहां से मिलता है? ये भी नेचर से ही मिलता है। तो ये जो मिनरल्स है, सोडियम, पोटेशियम और भी कई सारे चीजें हैं जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, कहां से? नेचर से। सीएनजी नेचर से मिलती है, एलपीजी नेचर से मिलती है। तो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, मैनमेड रिसोर्सेज का कोई एग्जांपल? प्लास्टिक सबसे बड़ा एग्जांपल है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो है वाइडली यूज्ड एक मटेरियल है जो सिर्फ आदमी ने बनाया, जो डायरेक्टली नेचर से नहीं मिलता है हमें। तो मैनमेड रिसोर्स में प्लास्टिक आ जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि ई सरल प्रोवाइड करता है इंडिया के बेस्ट कोर्सेज, जिनके अंदर आपको आईआईटीएन और डॉक्टर फैकल्टीज पढ़ाती हैं।
जिनके अंदर आपको मिलता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, यानी रिकॉर्डेड भी ऐसा वैसा नहीं, एनिमेटेड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं जिनसे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स आपको मिलते हैं। उसके साथ मिलती है लाइव क्लासेस जिनमें आपके कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन होता है, जिनमें आपको अच्छे से और समझाया जाता है। फिर आपको 5 लेयर डाउट सॉल्विंग यहां पर मिलती है। 5 लेयर डाउट सॉल्विंग के साथ साथ 5 लेयर मेंटरशिप, जिससे आपका 1-to-1 गाइडेंस आपका हो पाता है और आपको मिलता है प्रोग्रेस मेंटर, आपका एकेडमिक मेंटर, नॉन एकेडमिक मेंटर, और इस प्रकार से आपको 5 लेयर ऑफ मेंटरशिप मिलती है। ओवरऑल डेवलपमेंट, एकमात्र इंडिया का ऐसा कोर्स है जहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, नॉट ओनली एकेडमिक डेवलपमेंट। हम बिलीव करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो बच्चों आप जो है आज ही ज्वाइन कर सकते हैं शौर्य 2025। और अगर आपको लक्ष्य के बारे में पता है कि मुझे IITian बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप अभी से जेई या नीट का वज्र कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं और ये कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अपन बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में थोड़ा सा और आगे। तो रिसोर्सेज के आगे अगर मैं बात करूं तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स में। उनमें से एक होता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल, देखो नाम से बिल्कुल क्लियर है, एग्जॉस्टिबल यानी ऐसा रिसोर्स जो एग्जॉस्ट हो सकता है, इनएग्जॉस्टिबल यानी ऐसा रिसोर्स जो एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो एग्जॉस्ट का मतलब क्या है सर? एग्जॉस्ट तो नहीं होगा, लेकिन एग्जॉस्ट का मतलब है जो एंड नहीं हो सकता, यानी रिसोर्स दैट कैन नेवर बी एंड। तो जो नेवर बी एंडेड वाला रिसोर्स है दैट इज इनएग्जॉस्टिबल, और जो एंडेड वाला रिसोर्स यानी जो एंड हो सकता है उसको बोलेंगे अपन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी 2 टाइप के हैं, रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल, यानी एक ऐसे रिसोर्सेज जो वापस से रिचार्ज हो सकते हैं, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। यानी वो जैसे मान लो आपने एयर है, अभी एयर की बात करते हैं, एयर एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या एयर एग्जॉस्टिबल है? नहीं, इनएग्जॉस्टिबल भी है, बिल्कुल। तो एयर जो है, अब एयर का देखो ध्यान से क्या है, रिन्यूएबल कैसे है एयर का जो रिसोर्स है? एयर का यूज आपने किया और उस एयर से विंड एनर्जी जो आपने प्रोसेस पढ़ा होगा जिसको अपन विंड टरबाइन बोलते हैं, तो उस विंड टरबाइन को ब्लो कराया, उसको घुमाया, जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। क्या उस एयर का जो विंड टरबाइन के कांटेक्ट में आई थी कुछ बिगड़ा? क्या वो दोबारा यूज नहीं हो सकती? हो सकती है, वो रिन्यूएबल सोर्स है, हो सकता है बार बार यूज किया जा सकता है उसे। जैसे वाटर है, वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स है। वाटर को आप एक डैम में बंद करके रखो, वहां से आप एक टरबाइन पर उसको चलाओ, टरबाइन को घूमते ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। क्या जो डाउन स्ट्रीम में जो वाटर गया है, क्या वो दोबारा यूज नहीं किया जा सकता? इज दैट कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर? कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल सोर्सेस है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में थोड़ा डिफरेंशिएट करें तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनसे ये खत्म किए जा सकते हैं, दैट कैन बी एंडेड बाय दी ह्यूमन एक्टिविटीज। यहां पर अगर इनएग्जॉस्टिबल में बात करें तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड अमाउंट इन द नेचर and are not likely to be exhausted by the human activities, और ये ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट नहीं हो सकते। इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, एक्सेट्रा। जैसे अगर मैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में बात करूं तो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, हर कहीं नहीं प्रेजेंट है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, और इनका अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज में यूज करते रहे तो एक दिन ये एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। अब इनके आगे अपन थोड़ा बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स पर। तो देखो फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड को समझो, फॉसिल फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल दैट कैन गिव अस एनर्जी, वो कहलाएगा फ्यूल। अब देखो किस टाइप की भी एनर्जी दे सकता है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हमें को हीट एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो एनर्जी होती है वो किसी भी फॉर्म में अगर कोई एक मटेरियल को एक सब्सटेंस हमें देता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूल। जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है? हमारा फूड। तो फूड हमारे लिए क्या है? फ्यूल। फूड इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, है ना? तो वही, तो ऐसे ही जैसे अब बाइक चलाते हैं, बाइक को जो एनर्जी मिलती है दौड़ने की, वो एनर्जी कहां से मिलती है? पेट्रोल से। तो पेट्रोल इज द फ्यूल फॉर बाइक, है ना?
तो ये इस प्रकार से फ्यूल होते हैं। अब फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब? फॉसिल का मतलब है कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है फॉसिल। अब फॉसिल फ्यूल यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो गया है और वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी को एनर्जी दे पा रहा है, इट मींस इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। समझ में आ रही बात? तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? मटीरियल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोज आर नोन एज फॉसिल्स, आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि फ्यूल की तरह उनका यूज किया जा सकता है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। इसका मतलब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस किससे बने हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से। अब चलते हैं कि कौन कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल की। तो कोल जो होता है ये मेनली कार्बन का सोर्स है, यानी कोल किसका सोर्स है? कार्बन। कोल इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन। अब इस कार्बन को ही क्या होता है? कार्बन बर्न होता है, आपको पता है, और बर्न होकर हीट प्रोड्यूस करता है। दैट हीट कैन बी यूटिलाइज्ड इन मेनी मैनर्स। तो कार्बन का सोर्स कौन है? कोल। अब इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेटल कंपाउंड्स एंड सम अदर इंप्योरिटीज। ये जो कोल होता है इसके अंदर मेटल के कंपाउंड भी मिल सकते हैं और कुछ और इंप्योरिटीज भी आपको मिल सकती है, बट मेजरली इसमें क्या मिलेगा? कार्बन। क्या मिलेगा बच्चों? कार्बन। ठीक है। अब देखो ये जो कोल होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर और उसके जो नेचर होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपन कि कोल कैसा होता है। कोल दिखने में कैसा होता है? ब्लैक कलर का। और अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज इसको देखूं फिजिकली तो ये हार्ड होता है, स्टोन की तरह होता है, ब्रिटल होता है। जिसे आप इसको मारोगे तो ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा। हार्ड होता है और ब्रिटल होता है और ब्लैक कलर का होता है, स्टोन की तरह दिखता है। आपने देखा होगा कोल इस प्रकार का। आपने कई बार जब आप जर्नी में जाते होगे, ट्रेन से आप सफर करते हैं, तो जब स्टेशन पर आप खड़े रहते हैं तो स्टेशन से दो प्रकार की ट्रेनें पास होती है, एक पैसेंजर ट्रेन, एक गुड्स ट्रेन। और गुड्स ट्रेन में कई बार आपने देखा होगा कि इस प्रकार से कोल भर के जा रहा होता है और वो जनरली किसी इंडस्ट्री में जा रहा होता है या माइन से आ रहा होता है या थर्मल पावर प्लांट्स में जा रहा होता है जहां पर उसका यूज हो रहा है। आगे चलें तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है कोल के, उन पर हम बात करते हैं। तो कोल का एक एप्लीकेशन है कि हमारे घर में इससे खाना बन सकता है। जैसे आपने देखा होगा बारिश के समय में जो कॉर्न होते हैं, अमेरिकन कॉर्न, वो बिकते हैं, अमेरिकन स्वीट कॉर्न। अब वो अमेरिकन स्वीट कॉर्न को आपने देखा होगा कुछ लोग एक छोटी सी सिगड़ी में कोयले रखकर उसको ऐसे पंखे से हवा करके उसको जला के उस पर सेकते हैं, उस पर पकाते हैं। तो हम कोल को एज कुकिंग, फूड को कुक करने के लिए एक कुकिंग मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा, बहुत पहले की बात है, इट वॉज यूज्ड इन द रेलवेज। कैसे? आपने देखा होगा अंग्रेजों के जमाने में एक स्टीम इंजन करके इंजन हुआ करता था, स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी। अभी तो इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, बीच में फिर डीजल इंजन आ गए थे, अब डीजल के बाद इलेक्ट्रिक इंजन आ गए। तो पहले क्या हुआ करता था? उससे पहले स्टीम इंजन, और उन स्टीम इंजन में कोल का इस्तेमाल किया जाता था। उसका एक चैम्बर होता था इंजन का, जिसमें 2 या 3 आदमी जो है कोल को फेंकते रहते थे और उसमें वो कोल बर्न होता था। बर्न होने से हीट प्रोड्यूस होती थी, उस हीट से स्टीम बनती थी और इस स्टीम की पावर से हमारी ट्रेन रन करती थी। तो बहुत पहले ये ट्रेन के अंदर भी, रेलवेज में भी ये यूज किया जाता था। उसके बाद कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। मैंने आपको बताया जो थर्मल पावर प्लांट के जो बॉयलर होते हैं उन बॉयलर्स में कोल को बर्न किया जाता है और वहां पर भी स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और वो स्टीम फर्दर टरबाइंस को रन करती है और उन टरबाइन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है। तो प्रोसेस जो थर्मल पावर प्लांट का प्रोसेस है वहां पर भी कोल का यूज किया जाता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल गैस और कोल तार। आपने देखा होगा कोक होती है कार्बन डस्ट, तो उस कार्बन डस्ट का भी यूज कर सकते हैं अपन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो कोक प्रोड्यूस करने के लिए भी कार्बन का, ये कोल का इस्तेमाल किया जाता है। कोल तार मतलब आपने ऐसे सड़कें देखी होंगी, ऐसी सड़क पर ये जो ब्लैक कलर का एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है जो विस्कस होता है, काफी गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। उस विस्कस सब्सटेंस को जो बोलते हैं हम, उसका नाम है कोल तार। और वो कोल तार कहीं से प्रोड्यूस हुआ? कोल से। नाम में कोल तार है। ठीक है। तार नहीं, इसको अंग्रेजी में टार बोलते हैं। टार का मतलब होता है एक वेस्ट मटेरियल, यानी कोल का जो वेस्ट मटेरियल है लिक्विड टाइप का टार, वो कहलाता है कोल तार। ठीक है। कोल गैस प्रोड्यूस होती है तो वो कोल गैस भी फर्दर एनर्जी का सोर्स की तरह से काम कर सकती है। ठीक है। तो ये काफी सारे जो उसके एप्लीकेशन है कोल के वो है। अब टाइप्स ऑफ कोल में अगर मैं बात करूं तो कोल के टाइप्स को
अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पर हमने थोड़ा क्लासिफाई किया हुआ है कि कौन से टाइप के कोल में कितना परसेंट कार्बन होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एंथ्रासाइट जो होता है ये सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट रखता है, 86% से 97% इसके अंदर कार्बन होता है और बाकी का रेस्ट इंप्योरिटीज और अदर मेटल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस के अंदर कार्बन का परसेंटेज एंथ्रासाइट से स्लाइटली लो होता है, यानी 46 to 86% के लिए 46 से 86% के बीच में कार्बन होता है और रेस्ट इसके अंदर अदर मेटल कंपाउंड्स और इंप्योरिटीज होती हैं। थर्ड नंबर पर आता है सब बिटुमिनस। इसके अंदर कार्बन का कंटेंट और कम हो जाता है 35 से 45% के बीच में। और इसके बाद आता है लिग्नाइट, जिसके अंदर सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है लगभग 25% से 35% के बीच, और बाकी जो रेस्ट होता है वो अदर मेटल कंपाउंड्स और इंप्योरिटीज होती है। समझ में एक बात? तो अकॉर्डिंग टू द कार्बन की अवेलेबिलिटी हमने यहां पर क्लासिफाई किया हुआ है कोल को। अब थोड़ा और अगर हम आगे चलें तो इस कोल के फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस था, कैसे ये कोल फॉर्म हो, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया कि कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से प्रोड्यूस होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, एनिमल्स में भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी आते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स भी आते हैं और कुछ एरियल एनिमल्स भी आते हैं। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो जो कोल फॉर्म हुआ है, कोल फॉर्म हुआ है एक डेंस फॉरेस्ट से। बहुत पहले की बात हुआ करती है, कितने पहले की? लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो की, 300 मिलियन ईयर्स अगो की, यानी इतने सालों पहले एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था अर्थ पर। कहां पर? लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में, यानी जो माउंटेन्स थे उन पर नहीं, जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज है, जहां पर थोड़ा सा नमी रहती है, मॉइस्चर रहती है, उनको वेटलैंड एरियाज बोलते हैं। और मॉइस्चर वाले वेटलैंड एरियाज में डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। अब जब उनके अंदर डेंस फॉरेस्ट था तो कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से क्या हुआ? फ्लडिंग हुई, जैसे बारिश बहुत तेज हो गई, जैसे लैंडस्लाइडिंग हो गई। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इनसे फ्लडिंग हुई और कई सारे और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स हुए, जिनकी वजह से वो डेंस फॉरेस्ट जो है जमीन के नीचे दब गए, बरीड अंडर द सॉइल। जब वो सॉइल के अंदर दब चुके हैं तो उसके ऊपर बार बार अगर ऐसा प्रोसेस होगा, बार बार फ्लड आ रहा है, बार बार ऐसे कोई नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं जिनकी वजह से वो डीपर डीपर सिंक करता जाता है, यानी फॉरेस्ट नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो जब उसके ऊपर डिपोजिशंस बढ़ते जाएंगे तो क्या उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब डिपोजिशंस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और बहुत डाउन या डीप में जा रहा है वो फॉरेस्ट या फिर वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो तो डेड हो चुके हैं, और वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब बहुत ही लंबे समय के लिए रहेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में, और फॉसिल फ्यूल्स में जनरली कोल में। तो यहां पर डेंस फॉरेस्ट से तो बना कोल। तो एज मोर सॉइल डिपोजिटेड, वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे sank deeper and deeper under the high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted into the coal। अब ये जो कोल होता है इसके कई और भी नाम हैं, जैसे इस कोल का ये जो कोल का प्रोसेस होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो स्लो प्रोसेस होता है कोल फॉर्मेशन का, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? कार्बनाइजेशन। और इस कोल को क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल, क्योंकि आपको पता है ये फॉसिल से बना है। अब हम इनके माइनिंग के बारे में बात करें तो माइनिंग दो टाइप से करी जा सकती है। एक तो होती है सरफेस माइनिंग, एक होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। तो सरफेस माइनिंग में क्या है कि कोल आपको बहुत ऊपर मिल गया है, सरफेस से आपको 10, 20, 30, 40 फीट या 50 फीट तक आपको डिगिंग करनी है और उसके बाद आपको मिल जाएगा कोल, तो सरफेस माइनिंग होगी। लेकिन आपको पता है कि लगभग 600-700 फीट अंदर आपको कोल मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? अंडरग्राउंड टनल्स बनाएंगे, और वो अंडरग्राउंड टनल्स में कई सारे ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स से जाके उस जगह पर आप माइनिंग करेंगे और वहां से कोल निकाल कर लेंगे। तो अंडरग्राउंड माइनिंग और सरफेस माइनिंग, दो टाइप की माइनिंग होती है। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट है पेट्रोलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम। ये जो वर्ड है ना पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम वर्ड आया लेटिन लैंग्वेज से। लेटिन लैंग्वेज में क्या होता है? लेटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है पैट्रा, और पैट्रा का मतलब होता है बच्चों रॉक, जिसको हम रॉक बोलते हैं ना,
रॉक स्टार नहीं, रॉक बोले तो स्टोन की एक ऐसी स्ट्रक्चर, बहुत बड़े स्टोन की स्ट्रक्चर जिसको रॉक बोलते हैं अपन, है ना। तो जो रॉक होती है उसको बोलते हैं लैटिन वर्ड में पेट्रा, तो पेट्रा बोले तो रॉक। और जो ओलियम होता है, जो इसके पास पेट्रा ओलियम है, यानी ओलियम है, उसको बोलते हैं ऑयल। यानी ऐसा ऑयल जो कहां से मिला है, रॉक से। तो रॉक ऑयल इज नोन एज पेट्रोलियम। समझ में आई बात। अब देखो पेट्रोलियम कैसे बने, कहां से बने, कहां से आए, उसकी बात अपन इस चैप्टर में थोड़ा आगे करने वाला है। सबसे पहली बात ये बता दूं कि जो पेट्रोलियम है ये एक टाइप का सब्सटेंस नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स। क्या ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स का एक मिक्सचर है, और उन डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स को ही अलग करके अलग अलग एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे, जो कि आगे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुआ इनका। देखो मैंने बताया कि फॉरेस्ट जो था, डेंस फॉरेस्ट, उसके बरी होने से लगभग 300 मिलियन ईयर्स में वो बन गया कोल। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो आपने देखा होगा एक्वाटिक, हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारी अर्थ है, उस अर्थ पर ज्यादातर पार्ट कैसा है, जिस पर वाटर है, यानी सबमर्ज्ड, यानी ओशियंस है, सी है, कई सारे छोटे छोटे वाटर बॉडीज हैं, लेक्स हैं, एक्सेट्रा हैं। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े ओशंस होते हैं उनमें कई सारी एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। तो जो एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, उसका कोई भी कंपोनेंट अगर डाई हो जाता है तो बॉटम में सिंक कर जाएगा। और बॉटम में कई सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिससे वो सोइल के अंदर दब जाएगा। और सेम प्रोसीजर जैसे डेंस फॉरेस्ट को उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती गई, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती गई, तो ऐसे ही जब यहां पर जो एक्वाटिक स्पीसीज हैं जो डाई हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, उनके ऊपर एक लेयर चढ़ती जाएगी, तो हाई प्रेशर बिल्ड होगा, हाई टेम्परेचर बिल्ड होगा, और उस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के चलते यहां पर पेट्रोलियम्स फॉर्म हो जाएंगे। तो पेट्रोलियम में कुछ नेचुरल गैसेस भी होती हैं, कुछ ऑयल्स भी होते हैं, उन सब की बात अपन यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहां पर पूरा का पूरे बात यहां पर लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। ये जो फॉर्मेशन है उसमें मैंने बताया कि नीचे नीचे बॉटम वाली लेयर में ये जो डेड रिमेन्स है, इन डेड रिमेन्स के कई सालों तक 100 मिलियंस के बाद जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रहते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। अपर पोर्शन में गैस होती है जिसको पेट्रोलियम गैस बोलते हैं अपन, नेचुरल गैस, और नीचे वाले में ऑयल होता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो गैस और ऑयल बोथ आर अवेलेबल। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिफाइनरीज बनती हैं, और रिफाइनरीज क्या करती हैं, वेल्स होते हैं, जो ऑयल वेल्स होते हैं, उन ऑयल वेल से पेट्रोल निकालती हैं और उन पेट्रोल को रिफाइन करते हैं। रिफाइन मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिक्विड्स में इसको ब्रेक डाउन करती है, इसको अलग अलग करती है और उनको अपने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से अवेलेबल कराती है। तो सबसे पहला जो ऑयल वेल है वो पेनिनसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में डिस्कवर किया, या फिर 1859 में खोजा। उसके बाद इंडिया के अंदर जो फर्स्ट था वो इस 1859 के 8 साल बाद 1867 में मैकम आसाम में एक जगह है, वहां पर डिस्कवर किया गया, वहां पर खोजा गया। और इसके बाद यहां पर कई सारे ऑयल के जो डिस्कवरीज हैं वो हुई हैं और कई सारी जगह पर ऑयल मिला है। तो इंडिया में जनरली जो साइट्स है ऑयल की वो है आसाम, जहां पर ये पाया जाता है, गुजरात, मुंबई, और दी रिवर बेसिन्स, जो रिवर बेसिन्स हैं, कौन कौन सी रिवर के, गोदावरी और कृष्णा के जो बेसिन है, उन बेसिन्स पर भी ये पाया जाता है। यानी इंडिया के अंदर अगर मैं पेट्रोलियम की साइट आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे, आसाम, गुजरात, मुंबई एंड गोदावरी एंड कृष्णाज बेसिन, ये है। इसके बाद थोड़ी और बात करें तो इसकी रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग होने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सेपरेट करता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एज द रिफाइनिंग। यानी कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये कहलाता है आपका रिफाइनिंग। अब आप जानते हैं रिफाइनिंग के अंदर कई सारे अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो जो रिफाइन जिसको हम करते हैं वो होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो होता है वो डार्क होता है, बिल्कुल डार्क, और डार्क ऑयल की अनप्लीजेंट स्मेल होती है। वो जो ऑयल होता है ना क्रूड ऑयल, उसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है। उसको प्रोसेस किया जाता है रिफाइनरीज में और उसके अंदर से कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, वैक्स, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। अब हम इसका सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। वो पहला एक्सट्रैक्ट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसको हम यूज करते हैं जनरली फ्यूल के तौर पर हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज में।
घरों में आप देख सकते हैं, घर में जितना भी खाना आजकल बन रहा है सारा का सारा खाना गैस पर बन रहा है। यानी ये जो एलपीजी है इसका यूज हमारे घरों में खाना पकाने के लिए किया जा रहा है। पेट्रोल जो है जनरली मोटर फ्यूल है। मोटर फ्यूल मतलब आप बाइक का इस्तेमाल करते हैं वहां पर पेट्रोल, कार के अंदर पेट्रोल यूज हो रहा है। तो एक मोटर फ्यूल है, एविएशन फ्यूल है, कई सारे जो एरोप्लेन्स होते हैं वहां पर भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। ये एक अच्छा सॉल्वेंट भी है, यानी आप देखोगे क्लीनिंग के लिए पेंट्स में इसका यूज किया जाता है सॉल्वेंट के तरीके से। तो ये एक अच्छा सॉल्वेंट है जिसलिए इसका यूज किया जाता है। और आगे देखिए तो डीजल भी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। डीजल का यूज किया जाता है जनरली हैवी मोटर व्हीकल्स में, जैसे ट्रक हो गया, जैसे पहले ट्रेन्स में किया जाता था, डीजल इंजन होते थे। तो जो हैवी मोटर व्हीकल्स है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रक्स में, बसेस में और भी कई सारी जो व्हीकल्स हैं उनमें। और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं वहां पर भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। केरोसिन जो है आजकल थोड़ा कम यूज हो रहा है, लेकिन पहले बहुत यूज हुआ करता था। पहले खाना बनाने के लिए जो स्टोव आते थे वो स्टोव भी केरोसिन से रन होते थे। उसके बाद लैंप्स होते थे जिनको लालटेन अपन बोलते हैं। जिसके बाद जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वहां पर केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे निकलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है जनरली लुब्रिकेट करता है कॉन्टैक्ट सरफेसेस को। तो जितने भी हमारे मोटर व्हीकल्स हैं उनमें लुब्रिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई सरफेस एक दूसरे पर स्लाइड कर रही होती है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। जैसे पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑइंटमेंट बनाने में, वैसलीन बनाने में, और कई सारे जो कैंडल्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है पैराफिन वैक्स। ये भी यहां से मिलता है। एक बिटुमेन होता है, बिटुमेन का इस्तेमाल पेंट्स के फॉर्मेशन में किया जाता है और रोड की सरफेसिंग करने में किया जाता है। अब ये तो हो गए पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्ट। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो सीएनजी और एलपीजी जो नेचुरल गैसेस हैं इनके क्या एडवांटेजेस हैं दूसरे फ्यूल्स के कंपैरिजन में। तो हम देखें तो ये जो बर्न होते हैं, आपने देखा होगा, आप अगर डीजल पेट्रोल और इन सबको बर्न करते तो आपने देखा होगा धुआं निकलता है। लेकिन जब आप एलपीजी गैस को बर्न करते हैं, आपके घर में जब खाना बनता है तो आपने देखा होगा धुआं नहीं निकलता उसमें। तो सीएनजी बर्न होती है तो धुआं नहीं निकलता, यानी एक स्मोकलेस फ्लेम ये प्रोड्यूस करते हैं। दे लीव नो एशेज ऑन बर्निंग, दे आर इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। इनको इजीली हैंडल किया जा सकता है और कन्वीनियंटली स्टोर किया जा सकता है। दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि बहुत कम अमाउंट अगर इसका बर्न होता है उसमें बहुत ज्यादा हीट ये दे देता है एज कंपेयर टू दी अदर फ्यूल्स। तो यानी एलपीजी का कम अमाउंट बर्न होगा और ज्यादा हीट मिलेगी एज कंपेयर टू दी अदर फ्यूल्स। फिर भाई देखो, एक सोसाइटी है, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है दी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं अपन पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्व करना, यानी कि बचाना, सेव करना। तो जब इस रिसर्च एसोसिएशन का नाम ही कंजर्व करने पर है, सेव करने पर है, तो इसकी कुछ एडवाइजरी होगी ताकि ये पेट्रोल और डीजल को सेव किया जाए। तो एडवाइजरी जारी करता है कि आपको व्हीकल्स जो होते हैं मॉडरेट और कांस्टेंट स्पीड पर चलाने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन स्पीड में नहीं लाने चाहिए। दूसरी बात ये क्या बोलता है कि जब भी कहीं ट्रैफिक लाइट पर आप रुके हैं तो वहां पर आप अपनी गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ कर दें। और तीसरी बात कि आपके जो भी व्हीकल्स हैं उनका जो टायर प्रेशर है उसको करेक्टली इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस रेगुलरली हो रहा है, ताकि ये फ्यूल एफिशिएंसी जितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए उतनी प्रोड्यूस कर रही है। ये सारी गाइडलाइंस और एडवाइजरी होती है पीसीआरए की। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझा, एंजॉय किया। आप अपने फीडबैक इस चैप्टर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको, कौन से पार्ट में क्या चीज बहुत अच्छी लगी, क्या चीज में दिक्कत लगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं ई सरल के साथ जुड़कर अपने 8th की तैयारी करना, अपने स्कूल को टॉप करना, अपने पूरी क्लास को टॉप करना, तो आप जुड़ सकते हैं शौर्य 2025 कोर्स से। अगर आपके अभी से लक्ष्य क्लियर है, अभी से आप जानते हैं कि मुझे आईआईटीएन और डॉक्टर बनना है, हमारा लक्ष्य फिक्स है, तो क्यों ना हम हमारा हर कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाएं और तैयारी शुरू करें इंटीग्रेटेड की। तो जेईई नीट वज्र इंटीग्रेटेड कोर्स में आप अभी इनरोल कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।